हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं जगदीप राव और मेरे यूट्यूब चैनल राव स्टडी ग्रुप पे आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम देखेंगे सोशल साइंस की बुक जो कि 10th क्लास की है, उसका चैप्टर नंबर 1, उसका पार्ट नंबर 3 देखने जा रहे हैं। जो कि हमने कल देखा था, यानी कि पिछले चैप्टर में देखा था मौर्य साम्राज्य का प्रारंभ और उसके शासक चंद्रगुप्त मौर्य। तो आज हम देखेंगे आगे के वंशज। तो आज देखते हैं हम बिंदुसार, जिसका शासनकाल था 298 ईसा पूर्व से 272 ईसा पूर्व। बिंदुसार चंद्रगुप्त का पुत्र एवं उसका उत्तराधिकारी था। तो आप यहाँ पे ये ध्यान रखें, बिंदुसार किसका बेटा था या किसका पुत्र था? चंद्रगुप्त मौर्य का। और यूनानी लेखों ने इसे अमित्रोचेटस कहा है। यहाँ पे इसका अर्थ है शत्रुओं का नाश करने वाला। याद रखना दोस्तों, एग्जाम में पूछ सकता है अमित्रचेटस का क्या अर्थ है, तो आप लिखेंगे शत्रुओं का नाश करने वाला। आगे देखते हैं, वायु पुराण में इसे भद्रसार और जैन ग्रंथों में इसे सिंहसेन कहा गया है। बिंदुसार को वायु पुराण में भद्रसार कहा गया है, जैन ग्रंथों में इसे सिंहसेन कहा गया है। दिव्य उद्यान, दिव्य उद्यान एक बौद्ध ग्रंथ है। इसके अनुसार इसके शासनकाल में तक्षशिला में 2 विद्रोह हुए थे, जिसका दमन करने के लिए अर्थात उनको दबाने के लिए, उनको रोकने के लिए पहले अशोक को भेजा गया और फिर अशोक के भाई सुसीम को भेजा गया। यह वही अशोक हैं जो आगे जाकर सम्राट अशोक बने। इन्हें कहाँ? तक्षशिला में विद्रोह को दबाने के लिए भेजा गया। बिंदुसार के दरबार में यूनानी शासक एंटियोकस प्रथम के एक राजदूत आए। कौन? डायमेकस। कौन आए? डायमेकस। तो यहाँ पे लिखा हुआ है इसके दरबार में, अर्थात बिंदुसार के दरबार में यूनानी शासक एंटियोकस प्रथम ने डायमेकस को राजदूत के रूप में नियुक्त किया। आगे देखते हैं, यह है एक इतिहासकार हैं प्लिनी। प्लिनी के अनुसार मिस्र नरेश फिलाडेल्फस, या इनका अन्य नाम है टोलमी द्वितीय या टोलमी सेकंड, ने डायनीसियस को मिस्री राजदूत के रूप में बिंदुसार के दरबार में भेजा। तो दोस्तों आप यहाँ पे याद रखना, यहाँ पे 2 राजदूत आए थे। एंटियोकस प्रथम का क्या? डायमेकस नामक राजदूत आया था, और प्लिनी का, सॉरी, टोलमी सेकंड का डायनीसियस नामक राजदूत बिंदुसार के शासनकाल में आया था। बिंदुसार के टॉपिक के अंतर्गत ये दोनों क्वेश्चन महत्वपूर्ण हैं। और मैं बता दूं 10th क्लास के स्टूडेंट्स को कि एग्ज़ाम कन्फर्म होगा। आप ये ना सोचें कि एग्ज़ाम नहीं होगा। हमारे मुख्यमंत्री मोदी ने ये घोषणा कर दी है, 13 मई के बाद कभी भी आपकी 10th क्लास की एग्ज़ाम्स हो सकती है। तो आप ये ध्यान में रखते हुए अपनी तैयारी सुचारू रूप से तैयारी करें। ओके फ्रेंड्स, अब देखते हैं हम सम्राट अशोक। दक्षिण भारत से प्राप्त मास्की व गुर्जरा अभिलेखों से इसका नाम अशोक मिलता है। तो आपको एग्जाम में पूछ ले अशोक का नाम अशोक किन किन अभिलेखों से प्राप्त हुआ, तो आप कहेंगे मास्की व गुर्जरा अभिलेख। देखो कहीं कहीं पर लिखा हुआ है कि अशोक ने यह शासन गद्दी अपने पिता बिंदुसार के विरोध में जाकर इन्होंने ये राजगद्दी ग्रहण की थी। और साथ में यह भी कहीं कहीं मिलता है कि इन्होंने अपने 99 भाइयों की हत्या की थी इस शासन सत्ता में आने के लिए। तो इन बातों पर ध्यान न देते हुए हम अपने तथ्य पर गौर करते हैं कि अशोक का नाम अशोक 2 अभिलेखों में मिला है, मास्की व गुर्जरा अभिलेख। अभिलेखों में अशोक को देवानाम पीर्य, जो देवों का पीर्य है, देवानाम पीर्य दसी, इन उपाधियों से विभूषित किया गया है। अशोक को अभिलेखों में अशोक देवानाम पीर्य तथा देवानाम पीर्य दसी की उपाधियों से विभूषित किया गया। किसे? सम्राट अशोक को। अशोक का विवाह विदिशा की राजकुमारी से हुआ था और इनसे इनको एक पुत्र महेंद्र व पुत्री संघमित्रा का जन्म हुआ। अशोक का विवाह विदिशा की राजकुमारी से हुआ था। इससे अशोक के पुत्र महेंद्र व पुत्री संघमित्रा का जन्म हुआ और यही आगे जाके श्रीलंका में बौद्ध धर्म का प्रचार करते हैं। अशोक के एक अन्य अभिलेख से इनके एक अन्य रानी कुरुवाकी का भी उल्लेख मिलता है। किस रानी का? कुरुवाकी रानी का भी उल्लेख मिलता है। आगे देखते हैं फ्रेंड्स, राज्याभिषेक के 7 वर्ष बाद अशोक ने कश्मीर तथा खोतान में
अपने अनेक क्षेत्रों को अपने साम्राज्य में मिलाया। तो फ्रेंड्स याद रखना, कश्मीर व कोतान के क्षेत्रों को अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 7 वर्ष बाद अपने साम्राज्य में मिला लिया था। और दोस्तों ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है आपके कोर्स के तहत, राज्याभिषेक के 8वें वर्ष अर्थात 261 ईसा पूर्व के तहत 261 ईसा पूर्व में अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया था। हाँ भाई, अशोक ने 261 ईसा पूर्व में कलिंग पर आक्रमण किया था, जो कि यह वर्तमान में उड़ीसा राज्य में स्थित है। कलिंग वर्तमान में उड़ीसा राज्य में स्थित है। कलिंग युद्ध में हुए व्यापक नरसंहार से विचलित होकर अशोक ने भेरी घोष को त्याग दिया व धम घोष को। तो दोस्तों, तो आप कहेंगे सर ये क्या है? देखो दोस्तों, भेरी घोष से तात्पर्य है युद्ध नीति और धम घोष से है तात्पर्य धर्म की ओर, अर्थात शांति प्रिय कार्य करना, किसी भी चीज का प्रसार करना, वो भी शांति प्रिय। और भेरी घोष से अर्थ है युद्ध करके, मारपीट करके राज्य का विस्तार करना। आगे देखते हैं, हाथी गुम्फा अभिलेख के आधार पर यह अनुमान लगाया जाता है कि उस समय कलिंग का राजा नंदराज था। जहां पर 261 ईसा पूर्व में अशोक ने आक्रमण किया था, उस कलिंग राज्य पर नंदराज नामक शासक का शासन था। मगध साम्राज्य के अंतर्गत कलिंग की राजधानी या तो थी धौली या तोसाली थी। धौली और तोसाली, ये किन की राजधानियां थी? कलिंग की। आगे देखते हैं फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स, अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगे तो इसे लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें। ओके फ्रेंड्स, आगे देखते हैं। स्मर्ण, निग्रोध तथा उपगुप्त के प्रभाव में आकर अशोक ने बौद्ध धर्म दीक्षित किया, या अशोक बौद्ध धर्म के अनुयायी बने। और हमें पता है कि चंद्रगुप्त किसके थे? जैन धर्म के अनुयायी थे। किसके दोस्तों? जैन धर्म के। आगे देखते हैं, राज तरंगिणी जो कि कल्हण द्वारा लिखी गई है, राज तरंगिणी जो कि कल्हण द्वारा लिखी गई है, उसके अनुसार अशोक बौद्ध धर्म स्वीकार करने से पूर्व शिव का उपासक था। हाँ फ्रेंड्स, ये इंपॉर्टेंट जानकारी है। राजतरणी के अनुसार अशोक बौद्ध धर्म स्वीकार करने से पहले शिव का उपासक था। आगे देखते हैं फ्रेंड्स, अशोक गुरु मोगली पुत्र थी, इसके प्रभाव में आने के कारण उसने बराबर की पहाड़ियों में, जो कि वर्तमान में बिहार राज्य के गया जिले में स्थित हैं। हाँ, आगे देखते हैं, अशोक गुरु मोगली पुत्र थी, इसके प्रभाव में आने के कारण बराबर की पहाड़ियों में आजीविकों के निवास हेतु 4 गुफाओं का निर्माण कराया, जिनके नाम थे सुदामा, चौपार, विश्व झोपड़ी, कर्ण। दोस्तों ये सदैव याद रखना कि आजीविक संप्रदाय के लिए अशोक ने कौन सी 4 गुफाओं का निर्माण कराया था? तो आप बताएंगे सुदामा, चौपार, विश्व झोपड़ी, कर्ण। इन 4 गुफाओं को आजीविक संप्रदाय को दान में दिया था। अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 10वें वर्ष में बोध गया की यात्रा की और 20वें वर्ष लुम्बिनी जो कि कपिल वस्तु में है वहां की धर्म यात्रा की। यह लुम्बिनी वही स्थान है जो कपिल वस्तु में है, जहां पर भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था। तो फ्रेंड्स आगे देखते हैं, रूमनदेही अभिलेख से ज्ञात होता है अशोक ने लुम्बिनी से भूमि कर की दर को 1/4 से घटाकर 1/8 कर दिया था। फ्रेंड्स क्यों कर दिया था? क्योंकि अशोक ने भेरी घोष को त्याग कर धम घोष की नीति को अपनाया था, और धम घोष की नीति के तहत यहाँ पर लुम्बिनी भगवान बुद्ध की जन्मस्थली और यह एक पवित्र स्थान है। इसके लिए अशोक ने अपने धर्म के प्रति आस्था दिखाते हुए यहाँ पर भूमि कर की दर को कम कर दिया था। आगे देखते हैं, अशोक के अभिलेखों में उसके सीमावर्ती स्वतंत्र राज्य चोल, चेर, पांडे व केरल का उल्लेख इसके अभिलेखों या शिलालेखों में मिलता है। आगे देखते हैं फ्रेंड्स, राज्याभिषेक से संबंधित लघु शिलालेख में अशोक ने स्वयं को बुद्ध शाक्य की उपाधि या बुद्ध शाक्य के नाम से पुकारा है। हाँ भाई, राज्याभिषेक के लघु शिलालेख में अशोक ने स्वयं को किस नाम से? बुद्ध शाक्य के नाम से संज्ञा दी है। आगे देखते हैं, धम। अशोक ने धम नीति अपनाई थी, तो हम जानते हैं भाई धम का क्या अर्थ है। अशोक ने मनुष्य को नैतिक उन्नति, तो फ्रेंड्स आपको जानना चाहिए नैतिक उन्नति से क्या तात्पर्य है। मनुष्य द्वारा संपूर्ण समाज एवं सभी के हित में जो कार्य किए जाते हैं वह नैतिकता या नैतिक उन्नति के अंतर्गत
आते हैं। तो देखते हैं, अशोक ने मनुष्य की नैतिक उन्नति हेतु जिन आदर्शों का प्रतिपादन किया उन्हें धम्म कहा गया। धम्म की परिभाषा अशोक के दूसरे व 7वें स्तंभ लेख में है। हाँ तो फ्रेंड्स, एग्जामिनर आपको पूछ सकता है, तो बताइए कि अशोक के धम्म की परिभाषा अशोक के कौन से शिलालेखों में दी गई है। तो आप कहेंगे दूसरे व 7वें स्तंभ लेख में धम्म की परिभाषा का वर्णन है। अशोक के अनुसार पाप कर्म से निवृत्ति, अर्थात पाप कर्म को छोड़ना, कल्याण, दान, दया, सत्य, कर्म की शुद्धि ही धम्म है। इन सभी कार्यों को जब हम एक साथ करते हैं तो वो किसके अंतर्गत आते हैं? धम्म के अंतर्गत आते हैं। साधु स्वभाव, कल्याणकारी कार्य करना, प्राणियों का वध न करना, परिचितों, संबंधियों, ब्राह्मणों, श्रमणों के प्रति दानशीलता होना इत्यादि अशोक द्वारा प्रतिपादित धम्म की आवश्यक शर्तें हैं। अर्थात अशोक ने कहा, जो जो व्यक्ति इन नीतियों को अपनाएगा धम्म के अंतर्गत या धम्म की नीति का असली पालक वही होगा, वही उसका पूर्णतः से पालन कर रहा है। अन्यथा वह व्यक्ति जो इन कार्यों का पालन नहीं कर रहा है वह व्यक्ति धम्म नीति के खिलाफ जा रहा है। ओके फ्रेंड्स, आगे देखते हैं। हाँ फ्रेंड्स, यहाँ पे है अशोक के तीसरे अभिलेख में धम्म में अशोक के तीसरे अभिलेख में धम्म के अनुसार अल्प संग्रह व अल्प व्यय का उल्लेख किया गया है। हाँ, अशोक की धम्म नीति क्या कहती है कि अल्प संग्रह करो, किसी भी चीज का या किसी भी चीज को एकत्रित या उसे अपने पास बहुत कम रखो, जितना रखो कि हमें उतना आवश्यक है, और वह अल्प व्यय, कम से कम खर्च करो। आगे देखते हैं फ्रेंड्स, भाब्रू शिलालेख में यह वर्तमान में बेराट से प्राप्त हुआ है। भाब्रू विलेख वर्तमान में बेराट से प्राप्त हुआ है, और बेराट हमारे जयपुर के पास स्थान है। ओके, अशोक ने बुद्ध के त्रिरत्नों या त्रिशरणम में, अर्थात त्रिरत्नों बुद्ध, संघ, धम्म के प्रति अपनी आस्था व्यक्त की है। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न है बुद्ध, संघ और धम्म, इनके प्रति आस्था प्रकट की। किसने? अशोक ने। आगे देखते हैं फ्रेंड्स, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। सांची जो कि रायसेन एमपी में है, सारनाथ वाराणसी उत्तर प्रदेश। सांची व सारनाथ लघु स्तंभ लेख में अशोक ने कौशाम्बी व पाटलिपुत्र के महामात्रों अर्थात वहां के अधिकारियों को आदेश दिया है कि संघ में फूट डालने वाले भिक्षुणियों को बहिष्कृत यानी उन्हें बाहर निकाल दिया जाए। अशोक ने प्रथम शिलालेख में उल्लेख है, या अशोक के प्रथम शिलालेख में उल्लेख है कि किसी भी यज्ञ के लिए पशुओं का वध नहीं किया जाए। अर्थात अशोक ने अपनी धम्म नीति को अपनाने के बाद पशु बलि पर रोक लगा दी थी, अर्थात पशुओं का वध न किया जाए, इन पर पूर्णतः रोक लगा दी गई। फ्रेंड्स, आगे देखते हैं धम्म यात्रा। ऊपर देखा हमने धम्म क्या है, यहाँ देखेंगे धम्म यात्रा क्या है। अशोक के सम्राट बनने से पहले विहार यात्राएं होती थी। कौन सी यात्राएं फ्रेंड्स? विहार यात्राएं। इनमें राजा पशुओं का शिकार करते थे और घूमते थे, वह किसी भी धर्म का प्रचार नहीं करते थे। तो अशोक के सम्राट बनने से पहले विहार यात्राएं की जाती, जिनमें राजा पशुओं का शिकार करते थे। लेकिन सम्राट अशोक ने विहार यात्राओं की जगह धम्म यात्रा का प्रावधान किया, और इनके अंतर्गत बौद्ध स्थानों की यात्रा, ब्राह्मणों, वर्दों को सुवर्णदान किया जाता था। अर्थात इसके अंतर्गत बौद्ध स्थानों पर जाते थे, वहां पे ब्राह्मणों को दान देते थे, जो वर्द होते थे उन्हें भी दान देते थे, और उनमें भी विशेषकर स्वर्ण का दान देने की बात कही गई है। आगे देखते हैं अनुसंधान क्या है। क्या दोस्तों? अनुसंधान क्या है? अशोक के राज्य या शासन काल में कर्मचारियों, प्रादेशिकों, राजूकों और युक्तकों को प्रति 5वें वर्ष धर्म प्रचार हेतु भेजा जाता था, जिसे लेखों में अनुसंधान कहा गया है। इन्हें इंग्लिश में मिशनरी कहते हैं। मिशनरीज जो धर्म का प्रचार करने एक स्थान से दूसरे स्थान जाते हैं, उसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? मिशनरीज, और हिंदी में अनुसंधान कहा गया है। यहाँ पर मौर्य काल से संबंधित होने के कारण इन्हें अनुसंधान कहा गया है। ये अधिकारी प्रत्येक 5वें वर्ष धर्म का प्रचार प्रसार करने हेतु अलग अलग स्थानों पर जाते थे। आगे देखते हैं धम्म महामात्र कौन है। धम्म महामात्र कौन है? अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 13वें वर्ष धम्म महामात्रों की नियुक्ति की। हाँ फ्रेंड्स, एग्जाम में आपको पूछ सकता है, सम्राट अशोक ने धम्म महामात्रों की नियुक्ति
किस वर्ष की? तो आप कहेंगे अपने राज्याभिषेक के 13वें वर्ष सम्राट अशोक ने धम्म महामात्रों की नियुक्ति की, जिनका कार्य था, यानी कि धम्म महामात्रों का क्या कार्य था? तो वे जनता में धम्म प्रचार करते थे, उन्हें कल्याणकारी कार्य व दानशीलता के लिए प्रोत्साहित करते थे। कारावास से कैदियों को मुक्त करना या उनकी सजा को कम करना, और जो परिवार निर्धन थे उनकी आर्थिक सहायता करना, या जो कारावास में थे उनके परिवारों की आर्थिक सहायता करना ही इन धम्म महामात्रों का कार्य था। तो फ्रेंड्स आगे देखते हैं। ये वीडियो दोस्तों थोड़ा बड़ा हो जाएगा, लेकिन ये इसलिए ये इंपॉर्टेंट। और देखो ये है आपके लिए मैप। ये मैप पूर्णतया, इस मैप में मौर्य साम्राज्य का जितना भी विकास था, उत्तर से लेके पूर्व तक और पूर्व से लेके पश्चिम और दक्षिण पूर्णा। और यहाँ पे ये देखो फ्रेंड्स, ये लिखा हुआ है यहाँ पे तक्षशिला, उज्जैन, तोसाली, पाटलिपुत्र, स्वर्णगिरी, ये मौर्य साम्राज्य के प्रमुख 5 प्रांतों की 5 राजधानियां थी। ये आपको याद होना जरूरी है। ये प्रमुख नगर या स्थल थे मौर्य साम्राज्य से संबंधित: तक्षशिला, उज्जैन, पाटलिपुत्र, तोसाली व स्वर्णगिरी। और हमने पीछे ही देखा था, यहाँ पे तोसाली किसकी राजधानी है? मगध की नहीं भाई, मगध की राजधानी है पाटलिपुत्र, और तोसाली है किसकी दोस्तों? बताओ भाई, ये है कलिंग की दोस्तों, कलिंग की। आगे देखते हैं। अभिलेख क्या है? अशोक प्रथम शासक था जिसने अभिलेखों के माध्यम से प्रजा को संबोधित किया। अशोक ने अभिलेखों के माध्यम से प्रजा को संबोधित किया। अशोक को यह प्रेरणा ईरानी शासक दारा, जिसका अन्य नाम था डेरियस प्रथम, जिसका अन्य नाम क्या था? डेरियस प्रथम था, से मिली। अशोक के अधिकांश अभिलेख ब्राह्मी लिपि में मिलते हैं। कौन सी लिपि में फ्रेंड्स? ब्राह्मी लिपि में। और पश्चिमोत्तर भारत, जहाँ की मानसेरा व शहबाजगढ़ी ये दोनों स्थल वर्तमान में अफगानिस्तान में स्थित हैं। यहाँ से प्राप्त अभिलेखों में खरोष्टी लिपि का वर्णन है, या ये अभिलेख खरोष्टी लिपि में मिलते हैं। आगे देखते हैं। टोपरा से दिल्ली लाए गए अभिलेख या एक स्तंभ लेख पर 7 लेख एक साथ उत्कीर्ण हैं। जो अभिलेख या स्तंभ लेख है, टोपरा से दिल्ली लाया गया है, उसमें एक साथ 7 लेख उत्कीर्ण है। ओके फ्रेंड्स, आगे देखते हैं। अशोक के तीसरे व दूसरे अभिलेख में यमन नरेश एंटियोकस द्वितीय का उल्लेख है। कौन से अभिलेखों में? दूसरे व तीसरे अभिलेखों में यमन नरेश एंटियोकस का उल्लेख है, एंटियोकस द्वितीय का उल्लेख है। अशोक के अभिलेखों को पढ़ने में पहली बार सफलता किसे मिली थी? जेम्स प्रिंसेप को याद रखना दोस्तों। जेम्स प्रिंसेप वह व्यक्ति था जिसने अशोक के अभिलेखों को पहली बार समझा था, उन्हें पढ़ा था। हाँ फ्रेंड्स, आगे देखते हैं फ्रेंड्स। ताम्रपर्णी या इसका अन्य नाम है श्रीलंका, और इसका ही अन्य नाम है सिंहल द्वीप के राजा तिस ने अशोक से प्रभावित होकर देवानाम पीए की उपाधि ग्रहण की। श्रीलंका के राजा कौन? तिस ने देवानाम पीए की उपाधि धारण की। किससे प्रभावित होकर? अशोक से। इस राजा ने अपने दूसरे राज्याभिषेक के अवसर पर अशोक को भी आमंत्रित किया था, परंतु अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र को बोधि वर्ग से एक भाग को देकर उसे भेजा था। बोधि वर्ग का एक भाग अशोक ने अपने बेटे महेंद्र को दिया और उसे श्रीलंका जाने या ताम्रपर्णी जाने का आदेश दिया। और इसी घटना के साथ श्रीलंका में बौद्ध धर्म की नींव पड़ी। दोस्तों, ये जो हाईलाइट किया गया ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। पुराणों में अशोक को अशोकवर्धन नाम से उल्लेखित किया गया है। हाँ फ्रेंड्स, पुराणों में अशोक को अशोकवर्धन कहा गया है। और अशोक ने 40 वर्ष शासन किया और 232 ईसा पूर्व उसकी मृत्यु हो गई। 232 ईसा पूर्व उसकी मृत्यु हो गई। आगे देखते हैं फ्रेंड्स। अशोक के उत्तराधिकारी व मौर्य साम्राज्य का पतन। अशोक के उत्तराधिकारी कौन कौन से हुए और मौर्य साम्राज्य का पतन कैसे हुआ? तो दोस्तों देखते हैं। अशोक के बाद आने वाले उत्तराधिकारी अशोक जैसे वीर योद्धा नहीं थे, और बल्कि वे अशोक से ज्यादा कमजोर थे। अशोक के बाद कुणाल राजा बना,
जिसे दिव्यावदान, मैंने आपको बताया था दिव्यावदान एक बौद्ध ग्रंथ है। दिव्यावदान में कुणाल को धर्म विवर्धन कहा गया है। कुणाल को दिव्यावदान में धर्म विवर्धन की उपाधि दी गई है। राज तरंगिणी के अनुसार तत्कालीन समय जलोक कश्मीर का शासक था। आपको पूछ सकता है उस समय जब कुणाल शासन कर रहा था तो कश्मीर का शासक कौन था, तो आप कहेंगे जलोक। इतिहासकार तारानाथ के अनुसार अशोक का एक पुत्र वीरसेन जो कि गांधार का स्वतंत्र शासक बना। किसके अनुसार? तारानाथ के अनुसार अशोक का एक पुत्र वीरसेन गांधार का स्वतंत्र शासक बना। और यहाँ पर आप देखेंगे कि कुणाल के बाद, अर्थात यहाँ पे कुणाल अंधा हो गया था, उसके बाद शासन किसने संभाला? संप्रीति ने। कुणाल के पुत्र दशरथ ने भी मगध पर शासन किया। कुणाल ने, जो कि अशोक का पुत्र था, और यहाँ पे दशरथ अशोक का क्या था? पौत्र था। क्या था? पौत्र ने भी मगध पर शासन किया था। और उसने भी अपने दादा यानी कि अशोक की तरह आजीविकों को गुफाएं दान में दी थी। कहाँ की? नागार्जुनी गुफाओं को आजीविकों को दान में दिया था। और बृहद्रथ अंतिम मौर्य सम्राट था। दोस्तों ये इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। मौर्य साम्राज्य का अंतिम सम्राट या अंतिम राजा या अंतिम शासक कौन था? तो आप कहेंगे बृहद्रथ, जिसको उसके ब्राह्मण मंत्री पुष्यमित्र शुंग ने हत्या कर मगध में शुंग वंश की स्थापना की थी। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर फ्रेंड्स आपको ये मैटर अच्छा लगा तो इसे लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें। और जो भी आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट करें, मैं आपको ये क्वेश्चन जरूर बताऊंगा। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।